नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम में लिंक है, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन हमको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G सर्विसेज को क्या किया, रोल आउट किया हमारे देश में। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में बैठे स्विट्जरलैंड में, मान की बाहर जो वेस्टर्न कंट्री, वहां पे कार भी ड्राइव की विद द हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें और इनका जनरेशन पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, क्या जेनेसिस रहा है 1G से लेकर 5G तक, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा कि इंडिया 2030 तक 6G सर्विस भी लेके आएगा और हम ग्लोबल में एक लीडिंग भूमिका में होंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम टेक्नोलॉजी में आके आए हैं। तो 5G, 5G का मतलब होता है कि फिफ्थ जनरेशन। ये एक्चुअली क्या है, जो हम 4G टेक्नोलॉजी लेके आए उसका एक वाइडर रूप है, नेक्स्ट जनरेशन है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट इसमें उपलब्ध करवा सकते हैं। स्मॉल सेल बनेंगे जिससे हमारे जो हमारे जो फोन हैं, जो भी सिस्टम है वो कनेक्ट हो सकते हैं, जगह जगह एक सेल बन जाएंगे। ठीक है। मोबाइल टेक्नोलॉजी का विकास होगा, मोबाइल एज कंप्यूटिंग का विकास होगा। और 5G आने से एक्चुअली क्या होगा कि क्लाउड क्लाउड गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा, ऑगमेंटेड रियलिटी और जो वर्चुअल रियलिटी संबंधी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा मिलेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी वाले टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग को अभी चल रहा है, लेकिन 5G आने से क्या होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग को और भी वाइडर लेवल पे हम उसका यूज कर पाएंगे और कुछ चीजों को हम आर्टिफिशियल रूप से, वर्चुअली रूप से महसूस कर पाएंगे। तो 4G में जो चीजें चल रही थी उनको क्या मिलेगा कि स्केल अप होगा उनका। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे एडवांटेज है। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले 1G आया, जिसमें हम केवल वॉइस कॉलिंग कर सकते थे 1980 में। और 1G में जो स्पीड थी 2.4 kbps थी। फिर 1990 में 2G आया, जिसमें स्पीड 64 kbps थी। और इसमें आप मैसेज कर सकते थे, इसमें आप वीडियो कॉल नहीं हो सकता था। फिर 2000 में एक 3G आया, फिर जिसमें हम 2 Mbps की स्पीड से थोड़ा थोड़ा वीडियो कॉल हम करने लगे, लेकिन स्पीड वहां भी क्या थी, कम थी। वहां पे हम इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को अच्छे ढंग से, मतलब कि एक एडवांस लेवल पर यूज नहीं कर पा रहे थे। और फिर 4G आए, फिर 2010 में 4G लेके आए। फिर उसमें क्या है, उसकी स्पीड 100 से 1000 Mbps रही। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग संबंधी चीजें आई और इसमें हम इसका यूज कर सके। अब आवश्यकता थी कि हम इस जनरेशन को आगे बढ़ाएं। तो 2020 में और भारत में 2022 में कई विश्व में कई देशों में कुछ जगहों पे 5G ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 2022 में लेके आए और यहाँ पे जो स्पीड थी 1 से 10 Gbps की थी। मतलब कि जितना भी था विश्व है, अगर 5G सर्विस पूरे विश्व में रोल आउट हो जाएंगी तो आपके द्वारा जो पूरा विश्व है, हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो ये विश्व क्या होगा 5G के द्वारा, और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो राजनीतिक दीवारें हैं, जो बॉर्डर हैं, वो सब टूट जाएंगे। इस बात को आप महसूस कर पाएंगे और हम अच्छे से चीजों को रियलिटी में देख पाएंगे और हमारी दूरियां क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है। और सरकार ने कहा 2025 से 30 तक हम 6G लेके आएंगे, ताकि हम न्यू स्पेक्ट्रम को जनरेट कर सकें, सेल लेस
नेटवर्क होगा, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा, विकास होगा। तो इस आधार पे कहा कि हम 6G लेके आएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब चीजें यहाँ पे हैं, 1G 2G 3G 4G 5G। तो एक बार, अब इसमें एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट होता है कि लिटेंसी। लिटेंसी क्या होता है, 1G में लिटेंसी का कंसेप्ट नहीं था। 2G में लिटेंसी होती है 6 to 9 मीटर पर सेकेंड। लिटेंसी का मतलब होता है कि आपके मोबाइल से डेटा कितनी जल्दी से आप डाउनलोड चीजों को कर पा रहे हैं, स्पीड क्या है, कोई अवरोध तो नहीं है। तो आपकी लिटेंसी जितनी कम होगी, आपकी जो नेट की स्पीड होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, और इसमें अवरोध क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे 3G में लिटेंसी 212 मीटर पर सेकेंड, और इसमें 60 से 98 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 5G में 1 से भी कम मीटर पर सेकेंड लेटेंसी थी। तो इसलिए इसमें अवरोध कम है, आप डेटा को तीव्र गति से ट्रांसफर कर पाएंगे। और इसमें 6G में इस वाला लेटेंसी इससे भी कम होगी, तो आप कुछ मिली सेकेंड में बात होगी, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो 6G के अबे हमें 6G क्या है, एक 5G का क्या होगा, एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा। जैसे 4G का 5G क्या है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वैसे 6G क्या होगा, एक 5G का एक्सटेंडेड वर्जन होगा। तो इस आधार पे आप इसको देख सकते हैं। तो 6G में अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो कि 6G 5G से क्या होगा, बेहतर होगा। जो चीजें 5G में नहीं होंगी वो चीजें 6G में होंगी, और भी डाटा का ट्रांसफर हम सीमलेस वे में कर पाएंगे, और भी डेटा क्या हो जाएगा, और भी आसानी से आप लोगों को मिलेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल थिंक की IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी मशीन लर्निंग चीजें हैं। तो वो सारी चीजों को और भी हम वर्चुअल तरीके से महसूस कर पाएंगे। ठीक है, जब 6G आएगा तो हम इसको 6G को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या है, आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स का विकास हो जाएगा। ठीक है, और रिमोट कंट्रोल चीजों को आप कर पाओगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्टर्न कंट्री में भारत में बैठ के कार ड्राइव की, तो इस बात को आप देख पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेशन को बढ़ावा मिलेगा। और जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे स्मार्ट ग्रिड हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी बिजली से संबंधित जो मतलब कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम इजीली क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और इसको भी सिक्योर कर पाएंगे। ऑटोनॉमस व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा, जैसे ड्राइवरलेस कार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट होम आप बना पाओगे। आप जैसे कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको आपको पहले से अगर आपको रूम ठंडा चाहिए तो आप वहां से बैठ के आप रूम को ठंडा कर सकते हैं। ये चीजें अभी हाल फिलहाल हैं, लेकिन वो सीमित स्तर पे हैं। अगर 5G और अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएगी तो चीजें और आसानी से बढ़ेंगी। ठीक है, और आप जो आप मतलब कि सेंसर आधारित आप डिवाइस बियर कर पाओगे। आपके जो क्लॉथ होंगे वो भी उसमें सेंसर होंगे, तो आपको बैक्टीरिया संबंधी कोई भी समस्या नहीं होंगी। आपकी जो क्वालिटी होगी मोबाइल की वो भी और अच्छी अल्ट्रा HD हाई डेफिशन में आप देख पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि अगर आप आर्टिफिशियल कंडीशन भी क्या कर पाओगे, निर्माण कर पाओगे। तो ये इसके एडवांटेज हैं, आप इसको देखें तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब एक 18वीं मीटिंग हुई स्टॉकहोम सम्मेलन की, और एक स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में कोई अगर आपके पर्यावरण में पॉल्यूटेंट हैं जो आपकी मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, और कोई केमिकल पदार्थ हैं जो पर्यावरण में लॉन्ग पीरियड में रहते हैं, वायु एक्युमुलेट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और धीरे धीरे उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम बाद वो क्या करते हैं, अंततः या तो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, या मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, या जीव जंतु को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। भारत सर ये लीगली बाइंडिंग है, भारत सरकार ने इसको 2006 में रेक्टिफाई किया था।
और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसको नोटिफाई करने के बाद रेगुलेशन ऑफ पॉप्स रूल 2018 लेके आए और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत रूल लेके आए ताकि हम स्टॉकहोम कन्वेंशन को क्या कर पाए, लागू कर पाए। ठीक है, तो अब बायो अक्यूमुलेशन क्या है, जैसे कोई चीज है यहाँ स्तर पे बहुत कम स्तर पे थी, यहाँ पे ये ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगी तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ गया, अंततः इसमें कोई पॉल्यूटेंट है इस मात्रा में हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला जो इस जीव जंतु की क्या, जीव जंतु के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। जैसे हम डीटीटी, डीटीटी एक पदार्थ होता है, इसका भी क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में किसी भी जीव जंतु में अपना स्तर बढ़ाता जाता है और इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो मैग्निफाइड हो गया, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि पहले वो मछली फिश में था, फिर वो व्हेल में आ गया, फिर वो अदर एनिमल में चला गया, तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि एक ही एनिमल में वो लगातार उसकी मात्रा या सांद्रता उसकी बढ़ती गई, एक टाइम बाद वो उस जीव को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है ताकि हमारी जो मानव स्वास्थ्य है और जीव जंतुओं का स्वास्थ्य है वो हानि रहे। तो अब इसकी एक मीटिंग हुई तो इसमें 4 केमिकल पे कंसीडरेशन चल रहा है। एक केमिकल का नाम है डिक्लोरेन प्लस, एक केमिकल का नाम है यूबी 328। ठीक है, इसको एनेक्स 1 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में रखा गया है। और क्लोरीनीटेड पैराफाइन हमारे लिए संबंधित है, और परफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी चर्चा में है, और एक हमारा पेस्टिसाइड है तो ये भी क्या है, चर्चा में है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लोरोफाइफोस, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका पेस्टिसाइड है तो ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पेस्टिसाइड हैं, ये क्या है, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, या अन्य कोई चीज है, तो हमारे लिए एग्जाम में आप बस ध्यान रखना है चीज क्या है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान रखना है स्टॉकहोम कन्वेंशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अब इससे संबंधित कुछ और कन्वेंशन हैं वो पढ़ लेते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। बेसल कन्वेंशन कुछ इस तरीका है कि हम हजार्ड जो वेस्ट है और उसका जो डिस्पोजल है हम उसको ट्रांस बाउंड्री मतलब एक देश से दूसरे देश में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो क्या हो, वेस्टेज हो। इसको 1989 में अडॉप्ट किया गया, फोर्स में 1992 में आया, भारत सरकार ने इसको रेक्टिफाइड किया है, ये भी क्या है, लीगली बाइंडिंग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और कन्वेंशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा लेकिन इस बार और पढ़ लेते हैं, रोटेडम कन्वेंशन। ये क्या है कि एक केमिकल हजार्ड और पेस्टिसाइड को इंटरनेशनली ट्रेड में क्या करता है, रेगुलेट करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो विकसित देश होते हैं अल्प विकसित या विकासशील देशों में कुछ ऐसे केमिकल को ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेड, तो उससे क्या होता है, उन देशों में वो लोगों के स्वास्थ्य को, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो इसमें कहते हैं कि आप उस देश की प्राय कंसेंट के आधार पर किसी केमिकल हजार्ड को उस देश में ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेड के दौरान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये केमिकली हजार्ड के लिए है, और ये वाला हमने देखा ये बेस्ट के लिए है, और वो वाला पॉप मतलब जो केमिकली अंडर कंसिडरेशन है स्टॉक कन्वेंशन उन पे बात करता है, पॉप्स पे बात करता है जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। ठीक है, अब एक बेटा वर्जन लॉन्च किया गया है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क डिजिटल संबंधित कॉमर्स का। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अभी एक्चुअली क्या होता है, आप प्लेटफॉर्म सेंट्रिक पे काम करते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज ऑनलाइन अगर आपको बाय करनी है तो आपको या तो अमेजन पे जाएंगे या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या फिर मंत्रा पे जाएंगे और उससे आप उसको चीज को बाय करेंगे। तो इससे क्या होता है, उसमें उसकी अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, मंत्रा की मोनोपोली स्टेब्लिश होती है और छोटे छोटे सेलर उसमें कहीं अपना मतलब कि शेयर स्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो इन मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, ताकि जो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है अमेजन, फ्लिपकार्ट, उनकी मोनोपोली खत्म हो और इसमें भी क्या हो, एक समावेशीकरण हो।
इसमें भी क्या हो, एक छोटे से छोटा सेलर भी, एक छोटे से छोटा कंज्यूमर भी उसको देख सके, उसको खरीद सके और अपने पसंद के अनुसार क्या हो उस चीज को खरीदे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एबिलिटी ऑफ चॉइस होगी। अगर आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं और आपके समझ बहुत सारे सेलर हैं, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो पसंद करने की क्षमता है उसके आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, तो आप आपके अच्छे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उस चीजों को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, नो लॉक इन की सुविधा होगी, यूनिफाइड एक्सपीरियंस होगा। जैसे आप यूपीआई में जाते हैं, आप इस यूपीआई में क्या कर सकते हो, आप पीएनबी का बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, आप एसबीआई का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, आप एचडीएफसी का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि एक यूपीआई में आप बहुत सारे बैंक अकाउंट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और यहाँ से चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होगा इसमें होगा, आप इसमें बहुत सारे सेलर होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, तो इसमें आप आके एक्सपीरियंस इस्टेब्लिश कर पाओगे, तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो आपका उन चीजों में क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। और जो आप सेलर में क्या होगी, पारदर्शिता में भी क्या होगा, बड़ा आएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी न्यूज में इसलिए कि सरकार ने क्या किया है, इसका बेटा वर्जन एक वेबसाइट लॉन्च की है, ताकि इसकी हम रिकमेंडेशन देख सकें। ठीक है, और लोगों का एक्सपीरियंस जान सकें कि कैसा काम करेगा। इसको फर्स्ट ग्लोबली फर्स्ट काइंड ऑफ एक इनिशिएटिव है, जिसको डीपी आईआईटी ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड ने। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वो सारी चीजें हमने आपको समझा दी। ठीक है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम रिव्यू करें 6 मीट्रिक टन जो स्टेबल होता है, जो पराली होता है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जलाया जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे जो दिल्ली वाला क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्रों पे पॉल्यूशन लेवल हमको सर्दियों में देखने को मिलता है। तो इस साल 6 मीट्रिक टन जो पराली है, जो स्टेबल है, वो जलाया गया है। तो सरकार ने कहा है कि हम इसको रिव्यू करने की जब बात कर रहे हैं, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्या कारण है कि लोग पराली मना करने के बावजूद भी जला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लेस लेबर इंटेंसिव है, लोगों को इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, कि आग ही तो लगाना है, तो क्या लोग क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। दूसरा कारण यह है कि इसमें राइस की खेती करने के बाद, राइस और वीट की खेती करने के मध्य आप इनके पास केवल 10 दिन शेष रहते हैं। इस 10 दिन में इस पराली को वहां से खत्म करना होता है, अन्यथा वो राइस की खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो दो फसल का लाभ नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए जल्दबाजी में क्या करते हैं, पराली को आग लगा देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका इम्पैक्ट होता है कि दिल्ली के जो क्षेत्र हैं और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, हमको वो पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपको जैसा कि आप हर सर्दियों में देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने भी प्रयास किया, हमने एक इनिशिएटिव पढ़ा कि पूसा बायो डिकम्पोजर दिल्ली सरकार क्या करवाएगी, स्प्रे कर पाएगी। पूसा बायो डिकम्पोजर का मतलब होता है कि आप स्टेबल पे आप इसको डिकम्पोज कर दो, तो इससे क्या होगा, उसकी वो एक प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से एक डिकम्पोज होता है, हो जाएगा और एक मैन्योर में चेंज हो जाएगा। तो किसानों को खाद्यान्न खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब एक इससे संबंधित एक संस्थान चर्चा में रहता है, जिसका नाम होता है CAQM। ठीक है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसको नेशनल कैपिटल रीजन एडजोनिंग एरिया एक्ट 2021 के तहत स्टेब्लिश किया गया, और दिल्ली सरकार ने एक 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान लेके आई है, ताकि दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन संबंधी समस्याएं हैं उसको भी कम कर सकें। और हमने एक बायो डिकम्पोजर पढ़ा ही, तो इस संबंध में हमने एक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तब भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण न्यूज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को हाइक कर दिया है, और फोर्थ ये चौथी बार है जब आरबीआई ने इस रेट को हाइक किया है और 5.9% पे पहुंच गई है। क्यों किया है, क्योंकि मार्केट में महंगाई दर बढ़ती जा रही है देश में, तो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है सरकार ने, मतलब कि आरबीआई ने इस रेपो रेट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा। रेपो रेट वह रेट होता है जिसपे आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है उसको उनको पैसा देते हैं, उनको लोन देते हैं। अगर जब कॉमर्शियल बैंक को ही पैसा महंगा मिलेगा, उच्च दरों पे मिलेगा,
तो कॉमर्शियल बैंक अगर आम जनता को पैसा देगी तो वो उच्च दरों पर देगी। पहले आपको कम दरों पे पैसा मिल रहा था, लेकिन अब आपको उच्च इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो अधिकांश जो लोग हैं वो लोन नहीं लेंगे। अगर लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और मार्केट में अगर पैसा कम हो गया तो क्या होगा, लोगों की डिमांड कम होगी। और अगर लोगों की डिमांड कम होगी तो चीजें लोग कम खरीदेंगे, और चीजें लोग कम खरीदेंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड कम होगी तो वो उसको जो पहले चीज महंगी मिल रही थी वो क्या मिलेगी, अब सस्ती मिलेगी। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए इस रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके एमपीसी का निर्माण किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसके तहत कहा कि आपको टारगेट स्टेब्लिश करना है कि 4 ± 2, मतलब या तो 2 से लेकर 6 तक हमारे देश में महंगाई दर होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुई तो आपको सरकार को कारण बताना पड़ेगा कि महंगाई आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो प्राइमरी आरबीआई का फोकस है कि हम महंगाई को कम करें। ठीक है, तो सरकार अगर इससे 6 से ऊपर जाती है तो सरकार आरबीआई से पूछती है कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं। ठीक है, हमारे देश में महंगाई बढ़ने के क्या कारण है, हम एमपीसी को पढ़ेंगे। महंगाई बढ़ने के क्या कारण है? सबसे पहले हमने पेंडेमिक के शॉक झेले, तो जो सप्लाई से चेन सिस्टम है वो बाधित हुआ। बहुत सारे जो एमएसएमई सेक्टर हैं वो डिस्ट्रॉय हुए। और हाल ही में आपने यूक्रेन वार देखा, जिससे बहुत सारी चीजों की जो दाम है वो बढ़े। और कई विश्व के देशों ने अपने रिसेशन को कम करने के लिए और मंदी को दूर करने के लिए अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उनने हाइक की। और उनने हाइक की तो हमारे देश से जो डॉलर था वो कहाँ गया, बाहर गया। तो इससे भी महंगाई में क्या हुआ, बढ़ाई देखने को, मतलब कि महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दी। और हम इससे और हमने कई रिस्क देखे तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, डिमांड कम देखने को मिली। अब हम पढ़ लेते हैं कि एमपीसी क्या है। सरकार ने सेक्शन 452 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया, जिसमें एमपीसी पॉलिसी का निर्माण, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया। इसका मूल उद्देश्य है कि महंगाई को कम करना, दूसरा उद्देश्य विकासात्मक गतिविधियां देना। इसमें एक्चुअली 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और ये एक साल में, मतलब कि 2 महीने में एक बार अपनी क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी के एक्चुअली 2 टूल होते हैं। एक तो बोलते हैं क्वालिटेटिव, मतलब गुणवत्तापूर्ण, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आप जो देश में जो वंचित वर्ग है, जिनके पास, जैसे किसान वर्ग है, लघु कुटीर उद्योग समुदाय है, उनके पास वित्त नहीं पहुंच रहा है, तो आरबीआई को ऐसा लगता है कि उनके पास वित्त नहीं पहुंच रहा है तो कुछ स्पेशल प्रावधान करके उनको वित्त दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। कुछ चयनित लोगों को वित्त दे दिया जाता है जो, मतलब कि उनको वित्त की उनको जरूरत है। और कुछ नैतिक दबाव बैंकों के ऊपर डाला जाता है कि आप इन लोगों को पैसा दो। तो इसको बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण, का मतलब है कि देश में समावेशी विकास हम लेके आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, दूसरा होता है क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी पे। इस बात को ध्यान रखें। क्वांटिटी का मतलब है कि संपूर्ण देश में इसका प्रभाव एक जैसा होगा, ना तो अमीर देखेगा ना तो ये गरीब देखेगा। इसमें कुछ डायरेक्ट टूल होते हैं, इसको बोलते हैं सीआरआर, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसएलआर, इसको बोलते हैं रिफाइनेंस फैसिलिटी। और इनडायरेक्ट में आपने देखा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएस मार्जिन, स्टैंडिंग फैसिलिटी, बेस रेट, एमसीएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएस। ठीक है, और एलएएफ। एलएएफ में ये दोनों आते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आरबीआई सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उस रेट पे उन बैंकों को लैंड करते हैं, मतलब कि पैसा उस लोन देना है तो वो रेपो रेट होता है, वो आरबीआई उस कॉमर्शियल बैंक से वसूल करता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है उल्टा, कि कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, जो आरबीआई बैंक है, उनमें पैसा रखेगा और उसके बदले उनको पैसा ब्याज मिलेगा कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, एक होता है मार्जिनल
स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें एक अतिरिक्त एडिशनल अमाउंट अगर चाहिए, ओवरनाइट मनी चाहिए फॉर्म आरबीआई से, अगर उनका एसएलआर जिसको स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, वो अगर लिमिट से उसके कम हो रहा हो तो वो ये पैसा दे दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बैंक रेट होता है कि आरबीआई परचेज करने के लिए तैयार रहता है री डिस्काउंट बिल पे, और इसको सेक्शन 49 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जारी किया जाता है। री डिस्काउंट का मतलब है मतलब कि कोई कॉमर्शियल बैंक ने 100 रुपए में खरीदी चीज, लेकिन आरबीआई इसको 100 रुपए में नहीं खरीदेगा। अब आरबीआई कितने में खरीदेगा, या तो 90 में खरीदेगा या तो 80 में खरीदेगा, इससे कम में ही खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं री डिस्काउंट रेट। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंकों को करना होता है एनडीटीएल। एनडीटीएल बैंकों के पास होता है, उसमें से कुछ पार्ट बैंकों को अपने पास रखना होता है, नहीं अपने पास नहीं, उनमें से कुछ पार्ट बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई संकट आए तो आरबीआई उनकी मदद कर सके। एसएलआर में बैंकों को अपने पास ही रखना होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं, कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, मतलब मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ गई है, मतलब मार्केट में अगर पैसा बढ़ गया है या मार्केट में पैसा कम हो गया है, बढ़ गया है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई लेके आती है। मतलब कि गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटीज परचेज कर लेती है। अगर मार्केट में पैसा कम हो गया है तो परचेज करेगी, तो सरकार को पैसा देगी। पैसा क्या सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी, तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है और महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, उनको वापस ले लेगी और सरकार से पैसा वापस ले लेगी। तो मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। एक 2004 में आरबीआई स्कीम लेके आई, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसमें भी कैपिटल इनफ्लो को मार्केट में रेगुलेट किया जाता है कि मार्केट में कैपिटल इनफ्लो सही रहे, ताकि उससे संबंधित क्या हो, चीजें हमें देखने को मिले। ठीक है। तो इस बात को हम आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब दो चीजें हमेशा चर्चा में रहती हैं, एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। फिजिकल पॉलिसी सरकार से संबंधित होती है, सरकार कितना मनी का जनरेशन करती है, कितना एक्सपेंडिचर करती है, इसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का काम करती है, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसको कौन देखता है, आरबीआई देखता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये इनकम और एक्सपेंडिचर पे काम करती है, ये सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एक बजटरी टूल है। ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन से टूल थे, एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे एफआरबी में एक्ट है और एक जीएसटी है, इसके माध्यम से ये रेगुलेट होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से ये आरबीआई देखती है। तो हमने इस बात को हॉलिस्टिकली क्या किया, कवर किया। एक संगठन चर्चा में है जिसको ऑकस बोलते हैं। ऑकस का मतलब है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, और यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, चाइना को काउंटर बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए चर्चा में है। बस इस आप क्या करना, इसका ध्यान रखना कि कौन कौन से देश हैं, क्योंकि आपके लिए आपको देश पूछे जा सकते हैं और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। कुर्द समुदाय चर्चा में है। ये एक्चुअली क्या है, मेसोपोटामियम प्लेन में रहते थे, लेकिन क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लोसाने आई, इनमें इनके राज्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसको कुर्दिश स्टेट बोलते हैं। इसमें कुर्दिश स्टेट के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो अधिकांशतः आपको देखने को मिलता है अर्मेनिया के कुछ पार्ट में देखने को मिलते हैं, ये रीजन है, ये कुर्दिश वाला पार्ट है, यहाँ पे कुर्दिश रहते हैं। ठीक है। और ईरान वाले पार्ट में, इराक वाले पार्ट में, सीरिया वाले पार्ट में, तुर्की वाले पार्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो आप ये रीजन ध्यान रखना, इन देशों के नाम ध्यान रखना, आर्मेनिया, तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान। ठीक है। चलो, स्केल बेस रेगुलेशन चर्चा में है। आरबीआई चाहता है कि जो एनबीएफसी हैं उनको हम स्केल बेस
रेगुलेशन के आधार पर क्या करें, रेगुलेट करें। इसमें कुछ कुछ पैरामीटर बनाना चाहता है कि टॉप लेवल पे एक बड़ी एनबीएफसी होगी जो रेगुलेशन जो सुपरविजन का कार्य करेगी, ठीक है। और अपर लेयर लेवल पे एक एनबीएफसी होगी जो 25 से 30 अपर लेयर पे जो एनबीएफसी होंगी उस पे फिल्टरिंग का काम करेगी, और मिडिल लेयर पे होगा एक, बेस लेयर पे होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इस पे आप बैंकिंग लाइक एक एनबीएफसी होगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। बस आप इतना ध्यान रखना, स्केल बेस रेगुलेशन किससे संबंधित है, तो एक आरबीआई इससे संबंधित है, और किससे संबंधित है, एनबीएफसी से संबंधित है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने भारत स्किल फोरम लॉन्च किया है। ये क्या करता है, अपने डिजिटल नॉलेज को शेयर करने का प्लेटफॉर्म है। आईटी होंगे, ट्रेनी होंगे, ट्रेनर होंगे, इंडस्ट्री होंगी, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट से ट्रेनिंग लेके आए हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एक शब्द हमेशा चर्चा में रहता है, स्टैगफ्लेशन, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जीडीपी गिर रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, डिमांड भी कम हो रही होती है, और जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो एक विपरीत स्थितियां हमको देखने को मिलती है, जिससे अर्थव्यवस्था क्या होती है, खराब होने की दिशा में, मतलब कि रिसेशन की ओर बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, जीडीपी इसमें गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, डिमांड भी कम होगी, और इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। आप इस शब्द को ध्यान रखना, ठीक है। एक यूसी ने कहा है कि हम प्रोफेसर इन प्रैक्टिस लेके आएंगे, और कहा है कि पोस्ट के 10% तक कुछ पद होंगे वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस होंगे, जिनके पास जो कन्वेंशनल पढ़ाई होती है कि आपके पास नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, वो नहीं होगा तब भी वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस बन सकते हैं, ठीक है। और आपको पीएचडी क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप भी अगर आपने किसी इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और एक्सपर्ट के फॉर्म में काम करेंगे। ये जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे उस क्षेत्र में आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। 3 तरह के काम किए हैं। एक, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इंडस्ट्री के द्वारा फंड किया जाएगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा फंड किया जाएगा, और जो ऑनररी जो बेसिस है उसके आधार पर फंड किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बस इतना सा चर्चा में था। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।